इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में ग्रेजुएट्स की अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29% है, जबकि इलिटरेट लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.4% है। दूसरी तरफ जिन लोगों ने सिर्फ 12 तक की पढ़ाई की है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 18.5% का है। स्थिति कोई नई नहीं है, हमेशा से पढ़े लिखे लोगों का बेरोजगारी दर अनपढ़ लोगों से ज्यादा रहा है। जब इंडिया में एक पियून की वैकेंसी निकलती है तो 15,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस आते हैं। एक रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं। हर साल करीब 10 से 11 लाख बच्चे IIT JEE का एग्जाम देते हैं। 18-19 लाख बच्चे नीट का पेपर, मेडिकल का पेपर देते हैं। 10 लाख से ज्यादा UPSC का एग्जाम देते हैं और करीब 3-4 लाख बच्चे कैट का पेपर लिखते हैं। और जिन बच्चों का दिन रात मेहनत करने के बाद ये इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA या PhD में हो भी जाता है, वो आज 25-30 हजार की नौकरी करने को तैयार है और वो भी उनको नहीं मिल रही है। चलो सरकारी नौकरी तो ठीक है, वहां स्टेबिलिटी है, लेकिन Naukri.com और Shine.com जैसे पोर्टल्स खोल के देखो तो प्राइवेट सेक्टर में एक वैकेंसी के लिए 5 से 7 हजार लोग अप्लाई करते हैं। नर्सरी से लेकर के 12 तक 15 साल, 1-2 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, 4 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल की मास्टर्स डिग्री मिला के 22-24 साल तक मेहनत करने के बाद हाथ लगती है तो सिर्फ निराशा और सच्चाई से सामना। बचपन से आप वही सुनते आते हो और सुनते सुनते आपके कान थक जाते हैं कि 10th पास कर लो लाइफ सेट है, 12 तक की मेहनत है उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, IIT कर लो फिर लाइफ सेट है, MBA के बाद लाइफ तो पक्का सेट है। लेकिन क्या लाइफ कभी सेट होती है? आपके माता पिता आपको मेहनत करके पढ़ाते हैं, फिर हायर एजुकेशन के लिए आप लोन ले लेते हो। लोन लेने के बाद में एजुकेशन कंप्लीट होकर जब जॉब लगती है, जो थोड़ा बहुत मिलता है उसका आधा तो आप लोन चुकाने में निकाल देते हैं और बाकी बचा हुआ बचपन से दबाए गए सपनों को पूरा करने में। लाइफस्टाइल को कम सैलरी में मेंटेन करने की जिद में आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर कार लोन, फिर होम लोन और धीरे धीरे आपका जीवन एक डेट ट्रैप में फंस जाता है। आप अपने लिए कमाना बंद कर देते हो और आपकी लाइफ पेचेक टू पेचेक बन जाती है। आप कमाते हो EMIs, रेंट, बैंक, फ्लिपकार्ट, Amazon, स्विगी, जोमैटो और अपने लैंडलॉर्ड्स के लिए, बस नहीं कमा पाते हो तो अपने लिए। लेकिन एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम लेने के बाद तो हमें इस ट्रैप से निकल जाना चाहिए ना। यही तो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन दूसरी तरफ देखो ये अंबानी, अडानी, राधा कृष्ण दमानी, विराट कोहली, MS धोनी और इन जैसे लोगों को, जिन्होंने एजुकेशन के नाम पर ज्यादा कुछ नहीं किया लेकिन फिर भी इंडिया के टॉप 0.1% में है। ओयो के रितेश, ओला के भाविश, ज़ीरोधा के निखिल कामत, लोगों ने एजुकेशन तो की है लेकिन वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जो एजुकेटेड लोगों से एक्सपेक्ट किए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि IAS, IIT, नीट के कोचिंग सेंटर्स के मालिक खुद तो कम पढ़े लिखे होते हैं और करोड़ों में कमाते हैं, जबकि वहां पढ़ने वाले बच्चे विप्रो, इन्फोसिस और TCS में लाइफ टाइम 3-4 लाख कमाते रह जाते हैं? क्यों हमारे देश के नेता, लीडर्स बिना फैंसी डिग्री के देश चला लेते हैं और एक पढ़ा लिखा इंसान जब किसी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई करता है, मैनेजर बनने के लिए अप्लाई करता है तो उससे भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है? क्या मैनेजर बनना देश चलाने से ज्यादा क्रिटिकल काम है? इन सब बातों को जानने से पहले आइए समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बनाया ही क्यों गया था। साल 1806 में प्रुशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम III और नेपोलियन आर्मी के बीच बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है। प्रुशिया की सेना काफी बड़ी थी लेकिन फिर भी नेपोलियन की फौज ने युद्ध को जीत लिया और प्रुशिया का काफी सारा हिस्सा नेपोलियन के कब्जे में आ गया। इस हार से घबराए हुए प्रुशिया के लीडर्स ने काफी एनालिसिस किया तो उन्हें समझ आया कि उनकी सेना तो बड़ी और मजबूत थी लेकिन वो अपने लीडर्स के ऑर्डर्स को सही से फॉलो नहीं कर पा रही थी। उनके पास अपना भी एक ओपिनियन था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन की फौज इस तरह आंख बंद करके अपने लीडर्स को फॉलो करती थी जैसे मानो हिप्नोटाइज्ड हो। न जीने की इच्छा, न मौत का खौफ, बस अपने राजा के लिए युद्ध जीतने का जुनून था उनके मन में। इन बातों को समझने के बाद प्रुशिया को समझ आया कि अपनी सेना को मजबूत करने का और आगे ऐसी हार से बचने का एक ही तरीका है, एक ऐसी सोसाइटी तैयार करना जहां लोग ऑर्डर्स फॉलो करना जानते हों, जहां लोगों को अपने सुपीरियर्स को खुश करने में प्राउड फील होता हो, जहां इंडिविजुअलिटी से ज्यादा एक हर्ड मेंटालिटी प्राइम फोकस पे आए। लेकिन आखिर ऐसा करते कैसे? वहां के लीडर्स को ये समझ आ गया कि ऐसा तभी संभव है जब हम ये ब्रेन वॉशिंग का सिस्टम तब से ही स्टार्ट कर दे जब बच्चे उस उम्र में हैं जहां वो कच्ची मिट्टी की तरह हैं। सही और गलत का भेद उनको नहीं पता है, जहां उन्हें प्रोग्राम करना काफी आसान है। इसी आइडियोलॉजी के साथ इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड का पहला डेडिकेटेड और स्ट्रक्चर्ड प्रुशियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ 5 साल से लेकर 13 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई।
करिकुलम में रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट तो थे, लेकिन ओवरऑल पर्पस था एक केपेबल वर्कफोर्स तैयार करना जो प्रुशियन लीडर्स को सर्व कर सके। विद टाइम इस एजुकेशन सिस्टम ने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। एक जनरेशन तैयार की गई जिसको ऑर्डर्स फॉलो करने में मजा आता था, जिनको सर्वेंटशिप में, नौकर बनने में प्राउड फील होता था, जिनके लिए लीडर्स भगवान थे और उनकी सेवा करना उनका धर्म। ठीक इसी दौरान साल 1760 से 1840 तक पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने जोरों पे था। इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, इकोनॉमीज बड़ी हो रही थी और बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस तैयार हो रहे थे। लेकिन इस सब में एक प्रॉब्लम थी कि फैक्ट्रीज में काम करने के लिए लेबर अवेलेबल नहीं थी। लोगों को अपने खेतों में काम करना ज्यादा पसंद था। अपने स्किल्स को यूज करके आर्टिसनशिप से पैसा कमाने में ज्यादा सुकून था, रादर देन किसी के यहाँ चंद पैसों के लिए गुलामी करना। लेकिन ये माइंडसेट कॉर्पोरेशंस के लिए डेंजरस थी। उन्हें चाहिए था चीप ओबीडियंट लेबर जो चुपचाप गधों की तरह मजदूरी करे। इस टाइम तक ये प्रुशियन एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी काफी पॉपुलर हो चुका था अपने रिजल्ट्स की वजह से। तो यही सेम मॉडल फॉलो करके काफी सारी कंट्रीज अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करने लग गई, विद द सोल पर्पस कि लोगों के अंदर से क्रिएटिविटी को किल किया जा सके, उनके स्किल्स को इस कदर डिमीन किया जाए कि उन्हें अपने हुनर पे शर्म आने लगे और फैक्ट्रीज में मजदूरी करना, फैक्ट्रीज में गुलामी करना गर्व की बात लगने लगे। इस बार मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जो 10 घंटे 12 घंटे दिहाड़ी करके भी खुश हो सके, लेकिन अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं करे। और एक बार फिर छोटे बच्चों को टारगेट किया गया एंड विद इन द नेक्स्ट 20 to 30 ईयर्स एक जनरेशनल चेंज क्रिएट हुआ। इन सब सो कॉल्ड एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट में एक नाम आता है जॉन डी रॉकेफेलर का, जिन्होंने कहा था कि आई डोंट वांट अ नेशन ऑफ थिंकर्स, आई वांट अ नेशन ऑफ वर्कर्स। इन्होंने एक ऐसा स्कूल सिस्टम बनाया जहां स्कूल के डिजाइन फैक्ट्रीज से इंस्पायर्ड होने लगे, जहां फैक्ट्री की तरह टाइम ट्रैकिंग होती थी, बेल बजने पे लंच और बेल बजने पे छुट्टी होती थी, टाइम पे नहीं आने पे पनिशमेंट मिलता था जैसे फैक्ट्रीज में सैलरी काटी जाती है, ग्रेड्स में बच्चों को बांटा जाने लगा जैसे फैक्ट्रीज में सीनियर और जूनियर लेबर होती है। फोकस इस बात पे था कि बच्चे आगे चलकर असेंबली लाइंस पे काम करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएं और उन्हें फैक्ट्रीज का एनवायरनमेंट नया नहीं लगे। स्कूल में रूल्स पे काफी एम्फेसिस होने लगा। डोंट आस्क टू मेनी क्वेश्चंस, मेंटेन अ पिन ड्रॉप साइलेंस, पुट योर फिंगर ऑन योर लिप, वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, मेंटेन वन हैंड डिस्टेंस जैसे स्टेटमेंट्स कॉमन हो गए। होमवर्क नहीं करने पे पनिशमेंट, ड्रेस कोड नहीं फॉलो करने पे पनिशमेंट, एक सेट तरीके से बाल काटो, एक सेट तरीके से बात करो, टीचर्स के ऑर्डर फॉलो नहीं करने पे पनिशमेंट। ये धीरे धीरे हमको फैक्ट्री में लेबर बनने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। स्कूल्स और कॉलेज के करिकुलम में कॉर्पोरेशन के पर्सपेक्टिव से सिलेबस डिजाइंड होने लगा। बिजनेस वैल्यूज पे फोकस होना ये इतना कॉमन हो गया कि आज भी हम वही फैक्ट्री माइंडसेट से पढ़ाई करते जा रहे हैं, आउटडेटेड सिलेबस के साथ, आउटडेटेड स्किल्स के साथ, जिसके बाद में पढ़ाई करने के बाद भी हमको जॉब लगना मुश्किल हो जाता है या कुछ प्रोडक्टिव करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया में जब अंग्रेज आए तो उनके सामने दो मेजर चैलेंजेस थे। पहला कि इंडियंस के साथ कम्युनिकेट कैसे करें और दूसरा कि वो मुट्ठी भर लोग कैसे इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे अपना कंट्रोल बना सके। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया होगा, गेस कीजिए। उन्होंने भी इंट्रोड्यूस किया अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम। साल 1835 में थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, जिनको दुर्भाग्यवश हम आज भी लॉर्ड मैकॉले कहकर संबोधित करते हैं, उन्होंने देखा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो कि वैदिक संस्कृति में बेस्ड था, वो कल्चर, वैल्यूज, एथिक्स और मोरल्स सिखाता था। फैमिली, यूनिटी, ऑनेस्टी, क्यूरियोसिटी और इंडिविजुअलिटी सिखाता था। लेकिन एक ऐसी पॉपुलेशन को रूल करना जिनकी वैल्यूज स्ट्रांग हो, एथिक्स अच्छे हो, ये काफी मुश्किल होता। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसे कहते हैं इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835। सिस्टम में फोकस था इंडियंस को इंग्लिश सिखाना, उनके रीजनल लैंग्वेजेस से उनका कनेक्ट खत्म करना, ऐसे शो करना कि इंडियन होना कोई छोटी बात है, बुरी बात है और ब्रिटिशर्स ज्यादा बेटर क्लास है। इंडियन कपड़े पहनना नीचता की निशानी है और वेस्टर्न अटायर रईसी की। फैमिली वैल्यूज में अनपढ़ लोग मानते हैं और इंडिपेंडेंट लोग परिवार को छोड़ के अलग रहते हैं। इंडियन लीडर्स, फिलोसोफर्स, रिसर्च, टेक्स्ट और लिटरेचर को एजुकेशन सिस्टम से बाहर कर दिया गया और डाला गया सिर्फ ब्रिटिश प्रोपेगेंडा, झूठ और लेबर मेकिंग सिलेबस। ये आइडियोलॉजी उन्होंने इस तरह से प्रोपेगेट कर दी और इंडियंस को आपस में इस कदर बांट दिया कि इंडियंस ब्रिटिशर्स की गुलामी को रुतबा समझने लगे। पुलिस, आर्मी और सिविल सर्विसेज जैसी रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन से लेकर के ऑफिसेज में क्लर्क और प्यून तक हर जगह इंडियन अपने ब्रिटिश मालिकों की गुलामी करने लगे और ब्रिटिशर्स ने इंडियंस की मदद से ही इंडियंस को 200 सालों तक गुलाम बना के रखा।
और दुख इस बात का है कि आज तक हम अपने टेक्स्ट बुक में वही पढ़ते आ रहे हैं जिसका मकसद ही इंडियन कल्चर को खराब करना था। हर एक इंडियन का सपना है इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA जैसी रेप्यूटेबल डिग्रीज करना, लेकिन मकसद ये नहीं है कि इससे कुछ देश के लिए करना है या खुद के लिए कुछ बनाना है। मकसद है कि किसी भी तरह जल्दी से जल्दी एक स्टेबल सिक्योर जॉब मिल जाए और शुरू हो जाए हमारी 9 to 6 वाली लाइफ, जहां 2-4 महीने में हम पेचेक टू पेचेक पे आ जाएं और हालत हमारी हैंड टू माउथ वाली हो जाए। हर दिन हम अपनी गरीबी और मिडिल क्लास लाइफ को क्रिब करेंगे, लेकिन जब अपने बच्चे होंगे तो उन्हें भी इसी एजुकेशन सिस्टम में इस उम्मीद से कि शायद रिजल्ट अलग हो, हम उनको भी धकेल देंगे। सेम इनपुट, सेम प्रोसेसिंग से आप अलग आउटपुट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कोई सोचा है कि ये अडानी, अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, कोहली, रोनाल्डो, इन जैसे लोगों को क्या अलग बनाता है? ये क्यों इस ट्रैप से बच गए? आखिर इनकी एजुकेशन जो भी है, जितनी भी है तो उसी सिस्टम से जिससे हम निकले हैं। इनको अलग बनाती है इनकी मेंटालिटी, इनका अप्रोच। कभी सुना है आपने स्कूल में कि बैक बेंचर्स लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं कंपेयर टू फ्रंट बेंचर्स? लॉजिकल रीजन उसका ये है कि बैक बेंचर्स के अंदर ओबीडियंस थोड़ा कम होता है, अग्रेशन थोड़ा ज्यादा होता है, वो कन्फर्मिटी में कम बिलीव करते हैं, क्वेश्चन करने में ज्यादा। वो वही करते हैं जो उनको उस टाइम सही लगता है। वो स्कूल बंक करते हैं, लड़ाई में पड़ते हैं, मुसीबतों में उलझे होते हैं, लेकिन इस सब के बीच वो असली जीवन सीख जाते हैं। वो थोड़ा खुल के जीना सीख जाते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं, उनको एक सेट पैटर्न फॉलो करने में मजा आता है, उनको रिस्क लेना कम पसंद होता है। वो पूरी लाइफ 25,000 महीने की सैलरी पे काम कर लेंगे, लेकिन रिस्क लेके 25 करोड़ कमाने से बचना चाहते हैं। वो 9 to 6 काम कर इन्हीं रिस्क लेने वाले लोगों को करोड़पति बनाने में हेल्प कर देंगे, लेकिन खुद के लिए यही काम करना उनको परेशान करता है। ये अपना सारा जीवन 10 by 10 के कमरे में निकालने को तैयार है, क्योंकि कोठी बंगलों में रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। और इन सब से बड़ी प्रॉब्लम क्या है जानते हो? शर्म। जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पकौड़े बेचना भी रोजगार है, चाय की टपरी भी बिजनेस है, तब सब ने चारों तरफ से उनको घेर लिया था। लेकिन आज जितने भी कामयाब अमीर लोगों को आप जानते हो, बता दो किसी एक ने भी 5 स्टार से शुरुआत किया हो जहां उसके पास सारी फैसिलिटीज थी। हर एक इंसान की एक हम्बल बिगिनिंग थी। किसी ने अखबार बेच के स्टार्ट किया तो किसी ने पेट्रोल पंप पे काम करके। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, इन सब ने अपने घर के गराज से स्टार्ट किया, काफी स्ट्रगल किया, कई सालों तक इन्होंने तकलीफ सही, और उन स्ट्रगल के दिनों में लोग इनका मजाक भी उड़ाते थे, इन पे ताने भी मारते थे, कोई सपोर्ट भी नहीं करता था। MS धोनी की कहानी मूवीज में देख ली, यशस्वी जायसवाल, नीरज चोपड़ा के स्ट्रगल्स के रील देख लिए, शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के स्ट्रगल्स के किस्से सुन लिए। फिर भी जब शाम में चाय पे बैठोगे अपने दोस्तों के साथ तो यही बात होगी कि आखिर उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। वो क्यों टॉप 0.1% में है और हम आज भी मिडिल क्लास से बाहर निकलने को परेशान हैं। तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दे, बच्चों को स्कूल भेजना छोड़ दे, अनएजुकेटेड बन जाए? क्या करें? जी नहीं, पढ़ना लिखना छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है कि मार्क्स कम आए तो लाइफ खराब हो जाएगी, IIT नहीं की तो कुछ नहीं होगा, जॉब नहीं लगी तो बर्बाद हो जाऊंगा। बैंगलोर, दिल्ली जैसे शहरों में एक पानी पूरी वाला रेडी लगा करके 90% केसेस में मुझसे और आपसे ज्यादा कमाता है। अगली बार चाय की टपरी पर जाना तो पता लगेगा कि शायद जितनी आपकी सैलरी है उतना वो रेंट दे रहा होगा उस 4x4 के स्टॉल का। तो ये सोचना बंद कर दो कि कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा होता है। सपने देखना मत बंद करो, उड़ान भरने की इच्छा मत खत्म करो। जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर देना ये बोल के कि यही कॉर्पोरेट कल्चर है, ये गलत है। डिग्रीज पे फोकस करने की जगह स्किल्स पे फोकस करने की जरूरत है। 12th क्लास के बच्चे वीडियो एडिटिंग सीख के फ्रीलांसिंग में हमारे और आपसे ज्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि दे हैव द स्किल। 15-16 साल के बच्चे ट्रेडिंग सीख के FNO में फोड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। 10th के बच्चे फाइवर और अपवर्क पे ग्राफिक डिजाइनिंग और UI UX का काम कर रहे हैं। डिग्रीज डू मैटर, बट दे ओनली हेल्प टू प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म। वहां से आप अपनी जर्नी को, अपने करियर को कैसे नेविगेट करते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर है। कम्युनिकेशन सीखो, अलग अलग लैंग्वेजेस सीखो, स्पोर्ट्स पसंद है वहां ट्राई करो। इंडिया आज भी एक क्रिकेट फोकस कंट्री है। ओलंपिक्स में 32 से ज्यादा स्पोर्ट्स है और इनमें से काफी सारी कैटेगरीज में कॉम्पिटिशन काफी कम है। अपने बच्चों को वहां भेजो। एक ब्रॉन्ज भी आ गया ना तो इंडिया में इतनी स्कार्सिटी है मेडल्स की कि रातों रात हिंद का सितारा बन जाएगा या बन जाएगी। डोंट टेल योर किड्स कि बेटा बिजनेस बेकार है, नौकरी से अच्छा कुछ नहीं। आप उसको छोटी उम्र से ही इतना डरा देते हैं कि वो हिम्मत भी नहीं कर पाए कुछ बड़ा सोचने की। टीच देम टू बी केयरफुल बट नेवर स्कोल्ड देम फॉर टेकिंग रिस्क। Teach them to be disciplined. Discipline is important, but never scold them for asking questions or being curious, because being curious does not mean being out of line.
खुद के सपने नहीं देखोगे तो कोई दूसरा तुमसे अपने सपने पूरे करवा लेगा।